Hello, my dear students, my dear 10th class. In the last topic, we talk about the romantic imagination and national feelings. As you know, the romantic imagination is based on uh, sentiments, feeling, intuitions of the people towards their country. Uh, and one thing is more important that you have to learn that authors and poet criticize the glorification of reason and science. That means कि किसी भी चीज़ में उसका रीज़न ढूंढना या उस चीज़ पे साइंस की बात करना और वो किस तरह की बातों पे रोमांटिसिज्म को लेके वो उन पे ज़ोर नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि उसका इस चीज़ से कोई रिलेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये इस तरह की अपनी एक भावना होती है। और जब आप बात करेंगे कि दुनिया में ऐसे बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिसमें आप साइंस को रीज़निंग को महसूस करते हैं या आप एक प्रॉपर वे में मॉडर्न स्टूडेंट हैं तो आप कई जगह अपनी साइंस लगाने की कोशिश करते हैं। बट ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, यहाँ साइंस के नज़रिए से मत देखिए, यहाँ भगवान के भाव के नज़रिए से देखिए, लोगों की भक्ति के भाव से देखिए, लोगों की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनके भाव से देखिए। तो हम वहाँ साइंस को मतलब जो है इम्पोर्टेंस नहीं देना है। ठीक वैसे ही यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि बात ये है साइंस तो काफ़ी सारी चीज़ों को लेके बहुत कुछ कहता है, बट उनका ये मानना था कि जो कल्चर रोल प्ले कर सकता है ना, और किस चीज़ के लिए अगर डेवलपिंग करना है नेशनलिज्म को, वो उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं हो सकती है। आप चाहे इंडिया के मामले में देखें, हमारी चाहे किसी भी तरह की स्टोरीज़ हों, हमारा म्यूज़िक हो, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, भरतनाट्यम से लेके कथकली, कथक जैसे ट्रेडिशनल फॉर्म हो, हमारी पोइट्री की फॉर्म्स हों जो आप हिंदी में कई बार पढ़ते हैं। आर्ट में कई तरह की चीज़ें आती हैं। आर्ट में सिर्फ पेंटिंग ही नहीं होता है बेटा, आर्ट में बहुत सारा फील्ड है। तो वो आप अभी और भी जब सेकंड यूनिट शुरू होगी तब आप उसको जानेंगे, और उसके बाद एक और सेक्शन है वहाँ भी जानेंगे। तो उसमें लिटरेचर भी आता है स्टूडेंट, उसमें इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं जो कि ऑथर्स और पोएट्स ने लिखी होती हैं। पेंटिंग्स भी आती हैं, उसके बाद मूर्ति कला जो होती है वो भी आती है। तो हम मतलब कई सारी चीज़ों से जुड़ के बने होते हैं। अब आप सोच के देखिए कि जहाँ पे कहीं आर्ट हो, पोएट्री हो या स्टोरीज़ या म्यूज़िक में से जुड़े हुए लोग हों, आप सोच के देखें हमारी हर स्टेट में अलग अलग तरह की पोएट्री फॉर्म, म्यूज़िक फॉर्म, आर्ट फॉर्म है। खान पान अलग है, पहनावा अलग है। और इंडिया मॉडर्न होने का मतलब ये है कि हम सब अपनी अपनी जो हमारी डाइवर्सिटी है उसके साथ लेके चलें, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि वी आर इंडियंस। ये होती है नेशनलिज्म की अपनी एक डेवलपमेंट थ्योरी। यहाँ ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी चीज़ किसी पे थोप रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को थोपें, अपने रिलीजन को थोपें, अपनी किसी कल्चर को दूसरे के ऊपर थोपें, हमेशा दूसरे के कल्चर को क्रिटिसाइज़ करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसकी एग्जिस्टेंस है, वो उसको मानता है, हम जैसे मानते हैं आप उसको मानिए। और इसे ही ज़ीरो टॉलरेंस कहते हैं। तो वो उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे कि यही चीज़ें हेल्प करती हैं नेशनल फीलिंग्स को आकार देने में, या आपका नेशन के प्रति क्या भाव है उसके लिए। और अभी जब लैंग्वेज पॉलिसी आप फेडरलिज्म में पढ़ रहे थे, आपने जाना था कि साउथ के जो स्टेट्स हैं, जब वहाँ पे हिंदी की बारी आई तो उन्होंने हिंदी को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि उन्होंने हिंदी कभी पढ़ी ही नहीं है। वो ऑलरेडी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ पढ़ते हैं, तो हम उन पे हिंदी क्यों थोपेंगे? वाई? तो ये एक सेंस नॉर्थ इंडियंस को लगता है इंडिया वही है जो नॉर्थ इंडिया में हिंदी बेल्ट है। वो भूल जाते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट के लोग भी शामिल हैं यहाँ पे, है ना। कोई डोंगरी बोलता है, कोई मैथिली भी बोलता है, नेपाली साइड, कोई साउथ में कोई अदर लैंग्वेज को बोलता है। इंडिया वो है, यानी कि हर एक का कल्चर यहाँ पे समाया हुआ है, तब वो आज का इंडिया है। वरना जो बहुत साल पहले था वो तो यूनाइटेड था ही नहीं कभी। यूनाइटेड तो हम आज हैं। ओके। फिर रोमांटिज़म में आपने एक डेफिनेशन समझी थी, मैंने आपको बताया था कि ये एक पूरी यहाँ से वहाँ तक एक अपना एक सेंटेंसेस में अपने आप को बताती है कि रोमांटिसिज्म होता क्या है। ठीक, तो आपने बताया था कि एक ऐसी पर्टिकुलर फॉर्म है नेशनलिज्म के लिए जो कि उसके सेंटिमेंट के लिए बनती है, लेकिन जो आर्टिस्ट, पोएट हैं या इसको बताने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि लॉजिक और रीजनिंग को जगह नहीं दी जाएगी, जगह दी जाएगी उन फीलिंग्स को, उन इंट्यूशंस को और इमोशंस को जो देश के लिए हैं, और देश के साथ आपका जो एक कलेक्टिव शेयर्ड आइडेंटिटी है, हेरिटेज है। कलेक्टिव का मतलब होता है बेटा यहाँ पे
कि हम सब जिस चीज़ को शेयर करते हैं, अब यहाँ का चाहे गंगा हो, यमुना हो, चाहे यहाँ के हिमालय हो, चाहे यहाँ का सोर्सेज हो, यहाँ का अनाज हो, या हमारे आपस की चीज़ें हों जो हम एक दूसरे ज़रूरत के हिसाब से डेली हम शेयर करते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि हम सब एक दूसरे की हेल्प से और एक दूसरे के साथ रह के इन चीज़ों को कह रहे हैं कि ये सब हमारा है? क्योंकि अब जो यहाँ पे रह रहा है वो सबका है यहाँ पे, उसे कहते हैं कलेक्टिव शेयर्ड हेरिटेज। हम जिसको सभी लोग मान रहे हो, हम सभी लोग फॉलो कर रहे हो, ठीक। तो एक और वो चीज़ जुड़ी होती है कॉमन कल्चर पास से, उसी बेस पे किसी देश का निर्माण होता है। अब आप कहोगे सर ये चीज़ तो समझ में ही नहीं आई। आपको याद होगा जब भारत का नाम कैसे पड़ा, तो कहा जाता दुष्यंत के बेटे थे भरत, उनके नाम से पड़ा। हिंदुस्तान कैसे पड़ा कि सिंधु के किनारे जो सभ्यता डेवलप हो रही थी, जो ईरानी आए उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान का, और बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। ग्रीक आए तो उन्होंने इसको इंडिया कह दिया। आर्यवर्त उससे भी पुराना नाम था। तो हम अब किसी एक नाम को क्या हम कभी कह देते हैं कि हमारा नाम नहीं है? नहीं है, हम उसको सबको लेके चलते हैं और कलेक्टिवली शेयर करते हैं। यस, हम इंडिया भी हैं, हम हिंदुस्तान भी हैं, हम इंडिया भी हैं, आर्यवर्त भी हैं, क्योंकि वो सब हमारे नेम है। तो कॉमन पास्ट कल्चर भी तो आ गया ना बेटा इसमें, क्योंकि हिंदुस्तान मिडिवल टाइम पे नाम था, ठीक। आर्यवर्त एंशियंट टाइम से भी पहले का नाम था। आज भारत और इंडिया है, आप उसको देखें वो मॉडर्न टाइम में यूज़ हो ही रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से लेके हर एक जगह। तो बेस क्या है? कंट्री। और कंट्री को ही हमने नाम दिया है, कंट्री के प्रति हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, तब हम बोलते हैं भारत माता की जय। जबकि एक्चुअली में तो कोई भारत माता नहीं है। वही सेंटिमेंट्स, वही फीलिंग्स, जब आप जानते हैं कोई चीज़ है नहीं, लेकिन मुझे अपने देश के लिए वो भावनाएं प्रकट करना है, देश के लिए वो चीज़ें रखनी है, तब आता है कि आपके अंदर वो प्यार की भावना है। वही है रोमांटिसिज्म। अब आजकल तो फिल्मी गानों में रोमांटिसिज्म जो लाया जाता है बेटा, वो तो लड़का और लड़की के बीच के लिए है ना, हीरो हीरोइंस के लिए, वो अलग चीज़ है, वो उसके प्रति है। यहाँ पे बेस क्या है? नेशन है, वो रोमांटिसिज्म, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे ही जर्मन फिलोसोफर थे बेटा जिनका नाम है जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, ठीक। ये क्या कहते हैं ज़रा आप समझ के देखना, जो उस टाइम जर्मनी में यूनिफिकेशन में काम आया। इन्होंने कहा कि ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। कहते हैं कि अगर आपको वास्तव में जानना है कि वास्तव में जर्मन कैसे हैं लोग, जर्मन कल्चर कैसा है, तो यहाँ जो कॉमन कल्चर आदमी जो लाइफ जी रहा है, जो कल्चर जी रहा है, जो उसकी आइडेंटिटी है, वही ट्रू है। अब इसको ना इंडिया कंटेक्स्ट में देखो, वो लोग जो प्योरली इंग्लिश बोलते हैं, सूट बूट पहनते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, यहाँ की इंडिया के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, क्या आपको लगता है कि वो प्योरली इंडियन हो सकता है? नहीं हो सकता, नाम से हो सकता है। और जो यहाँ का बेटा फार्मर होगा, सोच के देखो वो कैसा है। तो आप कहेंगे सर हाँ वो ट्रूली इंडियन है, क्योंकि वो वास्तव में यहाँ की जो उसकी लोकल भाषा होगी, उसका जो लोकल सॉन्ग्स होंगे, तीज त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, उसकी जो रीति रिवाज हैं, शादी के बंधन हैं, वो अपनी ज़मीन को जोत रहा है। और जो ज़मीन को जोत रहा है उससे बड़ा तो देशभक्त कोई है ही नहीं बेटा, इंडिया की ज़मीन को। अब जो कनाडा यूएस में बैठे हैं वो कहें मैं भारत माता से प्यार करता हूँ, तो वो भी करते हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स अगर हैं तो, वरना आप उनको देख तो नहीं सकते। लेकिन एक किसान को देखें, एक मज़दूर को देखें, कुम्हार को देखें, किसी को देखें जो इस देश में रह के इस मिट्टी के साथ यहाँ के लिए काम कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि सर वो ट्रू कॉमन पीपल कल्चर है, वही इंडियन कल्चर है। जब कहा जाता है कि इंडिया गांव में बसता है, गांव में जाइए, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारी हर एक चीज़ किस तरह से डेवलप हुई, और उसी आम आदमी को लेके ये सारी बात हो रही है। आम आदमी के बेस को लेके अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप और हम इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है उसको फॉलो भी करते हैं, तो बेटा हम इंडियन प्योरली रहे कहाँ? इंडियन हम सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, और हम कई बार ट्रेडिशनल कपड़े भी पहन लेते हैं, और बस त्यौहार मना लेते हैं मस्ती करने के लिए। ये सारी बातें होती हैं। इसको किसी दिन ब्रीफ एक्सप्लेन करेंगे, आप सिर्फ इतना चीज़ों को समझते जाइए और आपको समझ में आना चाहिए। तो जो वर्ड यूज़ हुआ था वो हुआ था दास वॉक। दास वॉक जो वर्ड है ना बेटा, वो जर्मन वर्ड है, याद रखिएगा, जर्मन भाषा का वर्ड है।
दास मतलब बिल्कुल कॉमन, वॉक मतलब कल्चर जो वहाँ से जोड़ा गया है, जैसे हम फॉक बोलते हैं अपने यहाँ, लोकल अपना एक कल्चर होता है वो। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स। अब वो दास वॉक किससे है? फोक सॉन्ग्स। जो फोक सॉन्ग्स कौन से होते हैं? लोक गीत, लोक नृत्य। आपने देखा है ना, ये जितनी भी फॉर्म्स होते हैं गाने के, गांव में गाए जाते हैं आपके आसपास, जैसे हमारा ब्रज इलाका ये पड़ता है, मथुरा, अलीगढ़ और ये पूरा आगरा, मथुरा, भरतपुर, तो यहाँ की बहुत सारी जो पोएट्री फॉर्म्स हैं वो बिल्कुल ब्रज भाषा में है, वो फोक सॉन्ग्स कहे जाएंगे। जो प्योरली हिंदी में है तो इंडिया लेवल पे है तो उसको हिंदी में कहा जाएगा, उसको एक नेशनल लेवल पे कहा जाएगा। ऐसे ही हर लेवल के लोगों की जिनकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, उसमें जो गाने हैं, जो उनका म्यूज़िक है, उनकी जो भी रचनाएं हैं, उसको उसमें जगह दी गई है। फोक पोएट्री उनकी ही वही पोएट्री एंड फोक डांसेस जो लोक नृत्य होते हैं, जैसे राजस्थान में घूमर होता है, डांडिया गुजरात में होता है, अलग अलग जगह अपने ट्रेडिशनल कल्चर हैं। बिहू असम में होता है, मणिपुरी मणिपुर में होता है, कथकली केरल में होता है, कथक यूपी में होता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये सब फॉर्म है, डांस की फॉर्म है। हम सब उनकी बात कर रहे हैं और आप देखेंगे ना तो इन सब चीज़ों को हमने बहुत ही बड़े पैमाने पे आज इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबलाइज भी किया है, बट पहले तो वो फोक कल्चर और फोक डांस की फॉर्म में ही है। दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, वॉकीज्ड यूज़ कर रहे हैं नेशन के लोगों के लिए। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखना। दास वॉक यानी कॉमन पीपल और वॉकीज्ड मतलब जो ट्रू स्पिरिट है नेशन के लिए, नेशन पीपल के लिए। ये जर्मन वर्ड है। वॉज पॉपुलराइज्ड, तो जोहान गॉडफ्राइड ने कहा था कि इन सब चीज़ों ने बहुत पॉपुलराइज़ किया लोगों को, और लोग जब एक दूसरे से कल्चरली जुड़ जाते हैं तो वो उस चीज़ पे एक बड़ा मूवमेंट ले आते हैं। So collecting and recording these forms of folk culture was essential to project the nation building। तो उनका कहना था कि इन सबको एक साथ लाओ। रिकॉर्ड मतलब होता है कि इनको सबको एक बार दोबारा से एक साथ मतलब लोगों के साथ लेके चलिए। तो जितनी भी ये फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर की हैं, चाहे वो सॉन्ग्स हो, पोएट्री हो या डांस हो, ये चीज़ें कलेक्ट करने के बाद नेशन बिल्डिंग के काम आने वाली हैं, क्योंकि हम दिखा सकते हैं। आप आज भी देखें तो जैपनीज़ एक अपना पहनावा पहनते हैं, चाइनीज़ भी अपना एक पहनावा पहनते हैं, इतना डेवलप होने के बाद भी उनके खाने के वो 2 स्टिक का जो तरीका होता है वो आज भी है, जैपनीज़ में भी है, कोरियन में भी है, चाइनीज़ में भी है। तो वो क्या है स्टूडेंट्स? वो है उनका कॉमन कल्चर, वो कलेक्टिवली इतना शेयर किया जाता है वहाँ के लोगों के ज़रिए कि वो कल्चर वो भूलना नहीं चाहते हैं। जैसे आप जैपनीज़ को कई बार हाथ स्ट्रेट करके झुकते हुए आप ग्रीटिंग्स देते हैं, वो उनका तरीका है बेटा, और वो एंशियंट है, आज तक चलाया है। आप हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, ये इंडिया का पुराना कल्चर है बेटा, ये कल्चर होता है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसी कल्चर की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें जब आगे बढ़ते हैं, द एम्फेसाइज ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। तो पहली बात तो ये बेटा, वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल। लोकल यानी जैसे आप ब्रज भाषा बोल रहे हैं, आप मारवाड़ी बोल रहे हैं, आप डोंगरी बोल रहे हैं, हिंदी नहीं, हिंदी तो बड़ी लेवल पे बोली जा रही है, बट जो लोकल लेवल भाषा बोली जा रही है। एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर, फोकलोर जो एक होता है ना, वो कहानियाँ, कथाएँ सी बोली जाती हैं, अपने अपने एरिए में कुछ ऐसी धार्मिक और इस तरह की कहानियाँ प्रचलित होती हैं, पॉपुलर होती हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। इन सब का कलेक्शन वॉट नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप इन सब लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा दो, डांस पोएट्री फॉर्म को बढ़ावा दो और उससे एक एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को कवर किया जाए, सिर्फ इतना ही नहीं करना है, बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस। इसका मतलब ये है कि जितना भी मॉडर्न नेशनलिस्ट लोग हैं वो एक बड़े पैमाने लोगों तक, लार्ज ऑडियंस मतलब देश के बड़े हिस्सों तक जाएँ, हु आर मोस्टली इलिटरेट, जो कि अनपढ़ हैं बेचारे, पढ़े लिखे नहीं, उनको भी तो बताया जाए। इस चीज़ को ज़रा आप किसी और चीज़ से जोड़ के देखिए, हेल्थ से जोड़िए। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जानकारी कम है, तो वैक्सीन के लिए जो अफवाहें इतनी फैली हुई हैं उसकी वजह से वो वैक्सीन नहीं लगवाते। अगर वो वाकई में पढ़े लिखे होते तो वो सरकार के जो ऑफिसर्स हैं, एम्स के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर्स हैं, वो जो बात कहते हैं वो समझते, मानते और दवाई लेते। लेकिन जो लोग अगर उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कमी है, कोई दिक्कत आ रही है। ठीक वैसे ही बेटा यहाँ पे है, कल्चर को आम आदमी तभी समझेगा ना जब आप उसको बताएंगे।
आम आदमी आज भी अगर आप गांव में जाते हैं तो आप देखते हैं वो अपने ही पुरानी तरह से कपड़े पहनना, खान पान, शादी संबंध क्यों करता है? क्योंकि उसको वही कल्चर पसंद है, वो उसी कल्चर से बना हुआ आदमी है, वो दूसरी किसी चीज़ को अडॉप्ट कर ही नहीं सकता जल्दी। उसे कहते हैं बेटा कॉमन कल्चर, और वही ट्रू कल्चर होता है किसी कंट्री का। अब ये यहाँ एक पोलैंड का केस दिया हुआ है, ठीक। इसमें क्या है, हैड बीन पार्टीशन इन द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया। इन सब लोगों ने पोलैंड को टुकड़ों में डिवाइडेड कर दिया बेटा, अलग अलग आपस में, जैसे फ्रांस को डिवाइड किया। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। अब बात क्या थी कि इंडिपेंडेंट तो रहा नहीं, क्योंकि रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया ने कब्जा किया अलग अलग पार्ट पे, लेकिन जो नेशनल फीलिंग थी लोगों में वो अभी भी थी। किसके जरिए? म्यूज़िक के जरिए और लैंग्वेज के जरिए। एक नाम है यहाँ पे कैरोल कोरपन्स्की, फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपराज एंड म्यूज़िक। ये व्यक्ति बेटा पोलैंड का ही है, पोलिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। वो अपने स्ट्रगल्स को ओपराज जो होते हैं बड़े बड़े स्टेजेस पे म्यूज़िक प्रोग्राम और म्यूज़िक के जरिए बढ़ावा दे रहा है। टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलोनाइज एंड मेजूरका इनटू नेशनल सिंबल। अब ये ना वहाँ पे उनके लोकल के जो पोलैंड के कल्चर को बढ़ावा देते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। ये उन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या नाम है बेटा इनका? कैरोल, ठीक। और इनकी वजह से ही जो लोगों में अपनी नेशनल थ्योरी में जो सेंटिमेंट्स हैं डेवलप हो रहे हैं, वो ऐसे लोगों की वजह से ही है। ठीक वैसे ही जैसे कि यहाँ पे म्यूज़िक और उसकी बात हो रही है, तो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा, या बंकिम चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा, या मोहम्मद इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा लिखा, मैनी मोर, या मनोज मुंतसिर ने तेरी मिट्टी में मिल जाऊं लिखा। ये सब इन चीज़ों से क्या हो रहा होता है? इन सब चीज़ों से एक माहौल क्रिएट होता है कि आप अपने देश के प्रति प्रेम भाव रखें, और सब रखते हैं, सबको पसंद आता है। ये वैसे ही नेशनल सिंबल बन जाते हैं, जैसे कि वंदे मातरम बना, जनगण मन बना, और बहुत सारे फिल्मी गाने भी एक टाइम पे रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में गाए जाते हैं, और हर साल वही गाने गाए जाते हैं, क्योंकि वो गाने इतने अच्छे होते हैं, वो कभी पुराने नहीं लगते, कभी नए नहीं लगते, वो एवरग्रीन से रहते हैं, बोर नहीं होते। ये चीज़ें पोलैंड में उस टाइम हो रही हैं, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ में, क्योंकि उसी की वजह से नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप होते हैं। भाई एक बात बताइए, अगर लैंग्वेज ही नहीं होगी तो जो लिखा जा रहा है, गाने गाए जा रहे हैं, अखबारों को लिखा जा रहा है, पोएट्री लिखी जा रही है, वो किसी को समझ में ही कैसे आएगी? अभी इंडिया में कोई रशियन में आके सब कुछ लिख दे, कैसे समझ में आएगा? पागल हो जाएंगे लोग, माथा पीट लेंगे। हिंदी में लिखा जाए, यहाँ की वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखा जाए, साउथ में जो लैंग्वेज बोली जाती हैं द्रविड़न फैमिली की, उनमें लिखा जाए, तो यहाँ के लोगों को अपने देश के प्रति प्यार बढ़ेगा बेटा, क्योंकि आपने उनको उनके कल्चर में बताया कि इंडिया क्या है। आप शायद मेरी बात समझ पा रहे होंगे। आप थोप नहीं सकते किसी पे कोई चीज़। इसमें लिखा है कि रशियन ऑक्यूपेशन जब हुआ ना, तो पोलिश लैंग्वेज को बहुत बुरी तरीके से स्कूल और कॉलेज में बंद कर दिया गया, और रशियन लैंग्वेज को थोप दिया गया हर एक जगह, क्योंकि रशिया ने कब्जा कर लिया इन 1831। और आर्म्ड रेबेलियन का मतलब होता है बेटा कि हथियार के साथ जब वहाँ एक विद्रोह हुआ रशियन के खिलाफ, तो वो चीज़ें ना अल्टीमेटली क्रश्ड कर दी गई, कि रशिया ने उस चीज़ को फिर दबा दिया पोलैंड के लोगों को, ठीक है। तो ऐसी घटनाएं बहुत सारी हैं, ये तो मैं आपको सिर्फ ब्रीफ दे रहा हूँ इसमें। इससे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि लैंग्वेज, कल्चर, फोक डांसेस, फोक लोर, फोक पोएट्री कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी कल्चर को बढ़ावा देने में। आपको याद होगा जब 1857 में रिवोल्ट हुआ था इंडिया में, तो क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने चर्बी लगे कारतूस दिए, जिसमें सूअर और गाय की चर्बी लगी होती है। कल्चर है तभी तो हिंदू गाय वाले कारतूस को छुएगा नहीं, कल्चर ही तो है जबकि मुस्लिम किसी सूअर लगी चर्बी को छुएगा नहीं। तो वो कल्चरली बहुत ज़्यादा अंग्रेज मतलब अंदर हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे थे ना, तभी तो वो एक स्ट्रगल हुआ था। वो उसका इमीडिएट कॉज था, बट कॉज तो और भी सारे थे। लेकिन कल्चर को आप कहीं बर्बाद नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखते हैं आप इसमें और क्या हुआ। बाद में क्या हुआ, फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। अब जो बड़े तबके के लोग हैं उन्होंने हम अब हथियार बना लिया लैंग्वेज को। अब लैंग्वेज के बेस पे ही हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि लोगों को जब ये जोड़ के दिखाया जाएगा कि पोलिश लैंग्वेज को देखो हर जगह ख़त्म कर दिया, आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, रशियन को थोप दिया गया है, तो लोग अब एक साथ आते हैं, यस हमारी लैंग्वेज को दबाया जा रहा है, अब हमें साथ आना है।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। पोलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। अब पोलिश लैंग्वेज को ही चर्च के जितनी भी गैदरिंग्स होती हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनमें यूज़ किया गया। रिजल्ट क्या हुआ बाद में? लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज़। या तो उनको जेल भेज दिया गया, जो फादर और प्रीस्ट होते हैं ना बेटा चर्च में, उनकी बात हो रही है, या साइबेरिया। बेटा साइबेरिया ना रशिया में है, एक ऐसा इलाका है, बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इंडिया से भी शायद बड़ा हो। वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठंडा मौसम है, बहुत ही ऑड सिचुएशंस हैं एनवायरनमेंट की, वेदर की, वहाँ पे इंसान यूं ही मर जाता है। ठीक है, तो ऐसी सज़ा दी जाती थी, पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रशियन। और सिर्फ किस लिए कि उन्होंने रशियंस में पढ़ाई करने से और उनको उपदेश देने से, धार्मिक कार्य करने से मना किया। यानी कि रशियंस इतना ज़्यादा एट्रोसिटीज़ कर रहे थे वहाँ पे, और पोलैंड के लोग अपनी लैंग्वेज को छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो उनकी खुद की लैंग्वेज है। द यूज़ ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। अब पोलिश को यूज़ किया जाना रशियन डोमिनेंस के खिलाफ एक सिंबल ऑफ स्ट्रगल बन गया था बेटा, कि अब हम लड़ेंगे तो इसी हिसाब से लड़ेंगे कि सारे पोलिश लोगों को एक साथ आना होगा, अपनी लैंग्वेज के लिए लड़ना होगा। तो देखिए आप, लैंग्वेज, कल्चर, और लैंग्वेज बेटा कल्चर से जुड़ा होता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूँ, उसके बाद इस टॉपिक को आज के लिए ख़त्म करेंगे। जब बेटा पाकिस्तान बना था ना, तो वेस्ट अलग था, ईस्ट अलग था। ईस्ट आज का बांग्लादेश है। अब कहा तो ये गया था कि यहाँ भी मोहम्मडन है, यहाँ भी मोहम्मडन है, ये हमारा कंट्री है, लेकिन क्योंकि यहाँ बांग्ला बोली जाती थी, तो पाकिस्तानी जो वेस्ट मुस्लिम थे बांग्लादेशियों से बहुत हेट करते थे। एक रीज़न ये था कि ये बांग्ला बोलते थे, उर्दू नहीं बोलते हैं। पाकिस्तान ने उर्दू ले ली, और उर्दू बेटा यूपी से गई हुई लैंग्वेज है इंडिया की। ये थोड़े से गोरे होते हैं, बांग्लादेशी थोड़े से सांवले होते हैं, ये थोड़े छोटे कद के होते हैं, ये थोड़े लंबे कद के होते हैं। ये अपने ही उन मुस्लिम भाई बहनों से नफरत करने लगे, और बांग्ला को हटा के उर्दू थोपते थे हमेशा। और आप बाद में देखते हैं कि बांग्लादेश में आपस में एक कंट्री के भीतर ही इतना ज़्यादा मतलब रिवोल्ट की भावना आ गई कि बाद में इंडिया ने अटैक किया, इंडिया पाक लड़ाई हुई, और बांग्लादेश एक नया कंट्री बना। अब आप सोचो इसमें लैंग्वेज और कल्चर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बांग्ला बोलने वाला चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, वो बांग्ला थोड़ी छोड़ देगा। दैट्स द रीज़न। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चा कोई शब्द बोलता है जन्म पैदा होने के बाद, तो वो अपनी भाषा में बात करता है। वो ये नहीं बोलता मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, या बौद्ध, पारसी हूँ, सिख हूँ, ऐसा नहीं होता। मदर टंग, इसीलिए तो मदर बोला गया है। मदर टंग जो होती है, उसके प्रति जो प्यार या सेंटिमेंट होते हैं, वो हर जगह बेटा सेम होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या इशू आए तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। यू आर फ्री टू आस्क मी। तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, कल फिर और शुरू करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।